नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 22 फरवरी के एडिटोरियल की, और यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरियल हाउस ऑफ हॉरर्स, ये आपको कल के न्यूज़पेपर मीन्स 21 फरवरी के न्यूज़पेपर में मिलेगा। इसका PDF डाउनलोड किया जा सकता है टेलीग्राम चैनल से, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। वहाँ पर लिंक आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का भी दे रखा है, जहाँ से पेड कोर्सेज एक्सेस किए जा सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक भी है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो हाउस ऑफ हॉरर्स से मतलब क्या है? हाउस का मतलब घर होता है, ऑफ है तो मतलब रिलेट कर रहा है, प्रेपोजिशन है। हॉरर्स का मतलब होता है आतंक या डर, तो आतंक का घर कह सकते हो, डर का घर कह सकते हो। पूरी कहानी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। पेन नोटबुक लेकर बैठें, एंड तक सेशन देखिए और हर एक छोटी छोटी बात को नोट करते करते आगे बढ़िए। इट इज़ इनकंसीवेबल। देखो ये जो पहला वर्ड है इनकंसीवेबल, इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हार्ड टू इमेजिन हो, ठीक है, जो अकल्पनीय हो, जिसको कि आप मुश्किल से ही इमेजिन कर पाओ, मुश्किल से ही समझ पाओ। तो हार्ड टू अंडरस्टैंड या हार्ड टू इमेजिन लिख लीजिए, हार्ड टू अंडरस्टैंड या हार्ड टू इमेजिन। तो ये इनकंसीवेबल है, ये अकल्पनीय है। दैट की फ्लैग्रेंट वायलेशन, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है बिल्कुल ऑब्वियस, स्पष्ट, मुखर। वायलेशन का मतलब होता है रूल को तोड़ने की प्रक्रिया, वायलेशन का उल्लंघन को बोलते हैं। फ्लैग्रेंट एडजेक्टिव है और वायलेशन यहाँ पे नाउन है। ऑफ लॉ, कानून, एंड ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकार, हैपन घटित होते हैं, इन प्लेन साइट। इन प्लेन साइट का मतलब सरेआम, ठीक है। एंड व्हेन इंटरवेंशन फाइनली हैपन्स, और जब इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेयर, हस्तक्षेप, फाइनली हैपन्स जब हस्तक्षेप होता है तो इट इज़ ऑलरेडी टू लेट फॉर सम, तो कुछ लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। ये आपका एक सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो इसमें एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि क्या ट्रांसलेशन था। कि ये अकल्पनीय है कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से उल्लंघन होता है कानून का और मानव अधिकार का सरेआम, और जब कभी भी हस्तक्षेप किया भी जाता है तो बहुत लेट हो चुकी होती है कुछ लोगों के लिए। तो ये इसका ट्रांसलेशन है। समझने वाली बात ये है कि इट की वर्ब है वो इज है, फ्लैग्रेंट वायलेशंस दे रखा है, इसकी वर्ब है वो हैपन है, और इंटरवेंशन है, इसकी वर्ब क्या है? हैपन्स। इसके अलावा इनकंसीवेबल है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ABLE एंडिंग है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं, एबल हो या ईबल हो, IBLE, ABLE, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। फिर फ्लैग्रेंट है वो एडजेक्टिव है, फ्लैग्रेंट का ऑब्वियस होता है, क्लियर होता है, ब्लैटेंट कह सकते हो। इसका एक और सिनोनिम लिख सकते हैं वो आप, ब्लैटेंट, ठीक है। वायलेशन का मतलब उल्लंघन है, उल्लंघन का मतलब ब्रेकिंग ऑफ रूल्स हैं, उल्लंघन, नियमों का तोड़ना है, इन्फ्रिंजमेंट कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये हो गया वायलेशन का मतलब। इंटरवेंशन का इंटरफेरेंस है, इंटरवीन करना है, इंटरफेयर है, ये तो पढ़ा हुआ होगा, ये आपका हस्तक्षेप को बोलते हैं। और इट की वर्ब आपको इज दे ही रखी है। इसके आगे देखिए द केस इन पॉइंट। जब भी आप ये कहें किसी डिस्कशन में कि केस इन पॉइंट क्या है, इसका मतलब हाल फिलहाल का मुद्दा क्या है, एग्जाम्पल क्या है, किसकी बात हम कर रहे हैं, ये विषय वस्तु जो हमने तैयार की है, भूमिका जो प्रेफिस हमने दिया है, वो किसके बारे में है। तो फिलहाल जो बात हम कर रहे हैं वो है अनबु ज्योति आश्रम के बारे में। ये कहाँ का आश्रम है? तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले का आश्रम है, जहाँ पर क्या होता है, एंटायरली बाय एक्सीडेंट, मतलब पूरी तरीके से संयोगवश ही ये हुआ कि यहाँ से पर्दा फाश हुआ, इनका चीज़ें सामने आई, ये एक्सीडेंटली हुआ। एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पे है संयोग। द लिड वॉज ब्लोन ऑफ, ये एक फ्रेज है। ब्लो ऑफ द लिड, ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है मेक समथिंग पब्लिक, उजागर करना, रहस्य उजागर करना, सार्वजनिक करना कोई चीज़ को। इसको यूँ समझिए, लिड का मतलब ढक्कन होता है। मान लीजिए कोई पात्र है, उस पर ढक्कन लगा हुआ है, तब तक तो उस पर क्या चीज़ें रखी हैं आपको पता नहीं, लेकिन जैसे उसको ब्लो ऑफ करोगे, ब्लो का मतलब हवा का बहना होता है, और हवा से वो ढक्कन मान लीजिए हट जाए तो उसमें जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी, उजागर हो जाएंगी, पब्लिक हो जाएंगी। तो ऐसे ये फ्रेज बनी हुई है, द लिड वॉज ब्लोन ऑफ, मतलब रहस्य उजागर हुआ। और रहस्य भी कैसे? डार्क सीक्रेट्स, जो वहाँ घिनौने काम चल रहे थे वो सब उजागर हुए। एंड हैपनिंग्स, जो घटनाएं थी इनसाइड द होम, उस घर के अंदर, वो सब सामने आई। फिर समझिए, कह रहा है कि ये जो केस इन पॉइंट है, इस केस की वर्ब है वो इज है। फिलहाल जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो केस है अनबु ज्योति आश्रम का। कहाँ का केस है? तमिलनाडु के इस जिले का, जहाँ वेयर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जब हम बात करते हैं बीच में किसी प्लेस की, तो उसके लिए रिलेटिव एडवर्ब यूज किया जाता है, वो वेयर होता है। प्लेस के लिए ही आता है वेयर।
जहां एंटायरली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से। बाई एक्सीडेंट का मतलब संयोगवश। संयोगवश डार्क सीक्रेट जो थे, घिनौने राज जो थे और घटनाएं थी घर के अंदर की, वो सब उजागर हुई, वो सब सामने आई। द इशू केम टू लाइट। इशू केम टू लाइट का मतलब है ये मुद्दा सामने आया। इशू मुद्दा, केम टू लाइट सामने आया। व्हेन पुलिस फॉलोड द थ्रेड ऑफ मैन मिसिंग कंप्लेंट्स। जब पुलिस ने फॉलोड मतलब पीछा करना होता है वैसे फॉलो, लेकिन यहाँ पे इसने एक शुरुआत की थी पुलिस वालों ने, क्या, एक आदमी के गायब होने की शिकायतें मिली थी इनको, तो उसके सुराग जुटा रही थी, उसकी तफ्तीश कर रही थी, उस समय ये चीज़ें उजागर हुई। द इशू की वर्ब है वो केम है। कम टू लाइट का मतलब होता है उजागर होना, सामने आना, पब्लिक होना, रिवील होना। पुलिस की वर्ब है वो फॉलोड है। और याद रखिएगा कि पुलिस के साथ में अगर वर्ब लगानी पड़े, यहाँ तो खैर सेकंड फॉर्म है तो हमें इतना जरूरत पड़ी नहीं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है ये जानने की, लेकिन जब भी आप इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो इसके साथ में वर्ब कैसी लगनी चाहिए, प्लूरल लगनी चाहिए। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि उजागर हुआ मामला कब, जब पुलिस ने एक आदमी के गायब होने की शिकायतों की तफ्तीश करना शुरू की, तब जाके। थ्रेड वैसे धागा होता है, लेकिन यहाँ पे सुराग मान लिए कि क्लू जुटाना जब शुरू किया तब चीजें सामने आई। तो ये तो फर्स्ट स्लाइड में था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके आगे देखिए, आगे कह रहा है कि द वन सॉर्डिड फैक्ट। सॉर्डिड का मतलब अनप्लीजेंट होता है। सॉर्डिड जो होता है ये होता है अनप्लीजेंट। आप इसे अनप्लीजेंट भी कह सकते हो, आप इसे और क्या कह सकते हो, आप इसको डर्टी कह सकते हो, ठीक है, फिल्दी कह सकते हो, बहुत ही घिनौना हो या कहें कि बहुत ही गंदा हो, अनप्लीजेंट हो, उसको सॉर्डिड बोलते हैं। वन सॉर्डिड फैक्ट आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक कुछ ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्य सामने आए जो बहुत ही अनप्लीजेंट थे। केम टू लाइट मतलब उजागर हुए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था सेक्सुअल एंड फिजिकल अब्यूज, मतलब वहां पे यौन शोषण की घटनाएं, फिजिकल अब्यूज की घटनाएं, मतलब टॉर्चर करने की, शारीरिक रूप से यातना देने की घटनाएं, ये सामने आई। बिजार स्केयर, बिजार का मतलब नोट कर लीजिए, बिजार एक एडजेक्टिव है और बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीबो गरीब, क्यूयर। और स्केयर का मतलब है क्या, डराना। स्केयर का मतलब होता है फ्राइटन करना, डराना, भयभीत करना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बहुत ही अजीबोगरीब डराने की टैक्टिक्स, टैक्टिक्स मतलब रणनीतियां होती हैं। एंड इवन ट्रैफिकिंग, और यहां तक कि तस्करी, ट्रैफिकिंग का अवैध व्यापार को बोलते हैं। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जोड़ दें तो इसका मतलब मानव का अवैध व्यापार, मानव को बेचने की प्रक्रिया, ये मान लीजिए। तो वन सॉर्डिड फैक्ट जो है इसकी वर्ब तो है केम। जब एक के बाद एक घिनौने कृत्य सामने आने लग गए जिसमें कि सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज भी शामिल है, तो वहाँ और यहाँ तक कि बिजार स्केयर, बहुत ही अजीबोगरीब डराने की वहाँ पे टैक्टिक्स यूज़ की गई थी। यहाँ तक कि इवन है वो स्ट्रेस डालता है, तो इसका मतलब पढ़ना चाहिए कि यहाँ तक कि ट्रैफिकिंग भी वहाँ पे देखने को मिली, तस्करी भी देखने को मिली। द अनलाइसेंस्ड होम, अब ये वो घर था जो अनबु ज्योति आश्रम बताया, तो ये एक अनलाइसेंस, इसको लाइसेंस प्राप्त नहीं था। द नेम ट्रांसलेट्स टू, अब जो इसका नाम का मोटा मोटा मतलब होता है वो होता है प्रेम की लो, फ्लेम्स ऑफ लव। फ्लेम का लपटें होती हैं आग की, लव प्रेम होता है, तो प्रेम की लो, प्रेम की लपटें, ये इसका मतलब होता है हिंदी में, ठीक है। वॉज, अब ये जो दे रखा है अनलाइसेंस्ड होम, इसकी वर्ब है वॉज, और ये जो नेम है इसकी वर्ब है ट्रांसलेट्स। तो ये जो अनलाइसेंस्ड होम था वॉज प्रोवाइडिंग शेल्टर, ये आश्रय दे रहा था टू पर्सन्स ऑन द फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी। अगर कोई व्यक्ति फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी पर है, इसका मतलब वो एक ग्रुप है लोगों का जो कि एक अलग से रहते हैं, समाज से बाहर रहते हैं, उनको बोलते हैं फ्रिंज ऑफ सोसाइटी। फिजिकली एंड सोशली इन नीड ऑफ सपोर्ट, और जो शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से उनको सहारे की जरूरत होती है, सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो अनलाइसेंस जो होम था, जिस घर को लाइसेंस प्राप्त नहीं था, जिसका कि नाम का मतलब ये होता है, वो प्रोवाइड कर रहा था शेल्टर, आश्रय उन व्यक्तियों को जो कि फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी पर रहते थे, फिजिकली और सोशली आवश्यकता थी उनको सपोर्ट की। इट हैड बीन अकोमोडेटिंग, इट ये उस घर के लिए आ रहा है। हैड बीन अकोमोडेटिंग मतलब ये जो घर था उसमें कौन कौन लोग थे। अकोमोडेशन आपने सुना है, अकोमोडेशन का आवास होता है। अकोमोडेट कर दोगे इसका मतलब उसमें रहने की जगह देना। तो इस घर ने रहने की जगह दे रखी थी किसको, डेस्टिट्यूट विमेन। डेस्टिट्यूट का मतलब लिख लीजिएगा पुअर होता है, या फिर पॉपर होता है, PAUPER। तो कह रहा है कि इस घर ने अकोमोडेट किया हुआ था
गरीब महिलाओं को, अबेंडेंड सीनियर सिटीजन्स और उन वरिष्ठ नागरिकों को जो कि अबेंडेंड थे, अबेंडेंड का मतलब डेजर्टेड, जिनको घर से निकाल दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। बेगर्स भिखारियों को, एल्कोहल एडिक्ट्स जिनको शराब पीने की आदत है उनको, एंड पर्सन्स विद मेंटल रिटार्डेशन और इलनेस, और उन लोगों को जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि के थे और इलनेस या बीमार थे, है ना। रिटार्डेशन का मतलब नोट करेंगे, रिटार्डेशन का मतलब होता है स्लो डेवलपमेंट। रिटार्डेशन का मतलब क्या है? स्लो डेवलपमेंट, ठीक है, मंद विकास, धीमी गति से विकास। तो ये हो गया उस घर में कौन कौन रहते थे उसकी बात है। इट की वर्ब है वो हैड बीन अकोमोडेटिंग है, हैड बीन अकोमोडेटिंग लगा रखा है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, ठीक है। हालांकि इसमें इसकी आवश्यकता थी नहीं हैड बीन अकोमोडेटिंग की, सीधा वर्ड से भी किया जा सकता था क्योंकि यहाँ पे टाइम तो दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी इसने पास्ट का पास्ट करके हैड बीन अकोमोडेटिंग का यूज किया है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि रेजिडेंट्स हु वर रेस्क्यूड, जिन रेजिडेंट्स का मतलब जो उस घर में रह रहे थे, जिनको की, अब ये हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है तो संबंध इससे हो गया, वर रेस्क्यूड मतलब जिनको बचाया गया, लेटर, लेटर का मतलब है बाद में, और इसके बारे में हमने चर्चा की है ना। इसका एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ, अपलोड किया हुआ वीडियो, उसको भी आप देखें कि LATER और LATTER के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता लग जाएगा। इसका एंटोनिम होता है वो अर्लियर होता है, टाइम के लिए आता है। तो इन्होंने बाद में क्या बताया, इन्होंने कहानियां बताई, टेल का मतलब होता है कहानी, क्या बताई, और हाउ दे वर हेल्ड डाउन। अब ये जो हेल्ड डाउन है ये होल्ड डाउन की थर्ड फॉर्म है। होल्ड डाउन का मतलब होता है प्रिवेंट करना, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है प्रिवेंट, रोकना। तो इन्होंने कहानियां बताई कि कैसे इनको रोका गया, कैसे, विद अ मिक्सचर ऑफ फियर, मतलब डर से, टेरर, आतंक से, एंड परवर्जन। परवर्जन का मतलब होता है विकृत यौन व्यवहार, विकृत जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसको परवर्जन कहा जाता है। एकदम डिटीरियोरेटिंग या बिजार टाइप का सेक्सुअल जो बिहेवियर है उसको बोलते हैं परवर्जन, परवर्ट से बनता है। द ओनर्स ऑल्सो यूज्ड मंकीज, जो घर के मालिक थे उन्होंने मंकीज का इस्तेमाल भी किया टू टेरराइज देम, उनको आतंकित करने के लिए, उनको डराने के लिए। रेजिडेंट्स हु वर, हु रिलेटिव प्रोनाउन रेजिडेंट्स के लिए है, तो वर्ब हो गई क्या, वर रेस्क्यूड, ये पैसिव हो गया बी के साथ में थर्ड फॉर्म। फिर ये रेजिडेंट्स है, इसकी वर्ब है वो टोल्ड है। तो रेजिडेंट्स जिनको बचाया गया उन्होंने कहानियां बताई, क्या कहानियां बताई कि कैसे उनको रोका गया। ये दे की वर्ब है वो वर हेल्ड है। होल्ड की तीनों फॉर्म्स जो हैं पता होंगी आपको, नहीं पता हो तो लिख लो, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। और वैसे ये फ्रेजल वर्ब यहाँ पे है कि कैसे इनको रोका गया, विद अ मिक्सचर ऑफ फियर, टेरर एंड परवर्जन, इन सब का सहारा लेके। और ओनर्स जो हैं घर के, उन्होंने क्या किया, मंकीज का प्रयोग भी किया उनको डराने के लिए। ऑल्सो जो है एक एडवर्ब है, ऑल्सो की पोजीशन बता देता हूँ। ऑल्सो या तो लगेगा सेंटेंस के स्टार्ट में, ठीक है, या तो सेंटेंस के स्टार्ट में, या फिर ऑल्सो लगता है मेन वर्ब के पहले, या फिर ऑल्सो लगता है कहाँ पे, लिंकिंग वर्ब जो होती हैं उनके बाद में। लिंकिंग वर्ब के बाद में लगेगा, मैन वर्ब से पहले लगेगा, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑल्सो की पोजीशंस होती हैं। द होम हैड बिन रनिंग फॉर ईयर्स, ये घर जो है हैड बिन रनिंग फॉर ईयर्स, इसका मतलब इनको चलाया जा रहा था घर को, कब से, सालों से, काफ़ी वर्षों से। अंटिल पुलिस फर्स्ट एंटर्ड इट्स प्रेमिसेस, जब तक कि पुलिस ने पहले एंटर नहीं किया, मतलब पुलिस जब पहली बार, ये फर्स्ट जो है ये पहली बार के लिए है, पहली बार जब इसने प्रवेश किया पुलिस ने, इट्स प्रेमिसेस का मतलब है इसके परिसर में। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, किस लिए, 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार क्यों करना चाह रही थी पुलिस, क्योंकि ये रन कर रहे थे सेंटर को बिना कोई वैलिड परमिट के, इनके पास परमिट नहीं था, इनको इस चीज़ की अनुमति नहीं थी, लाइसेंस नहीं था इनके पास। होम की वर्ब है वो हैड बिन रनिंग है, द होम हैड बिन रनिंग। तो घर को चलाया जा रहा था फॉर ईयर्स, वर्षों से। अंटिल होता है वो टाइम के लिए आता है, अंटिल एक नेगेटिव वर्ड होता है। अंटिल का मतलब होता है जब तक कि ने, तो जब तक कि पुलिस ने एंटर नहीं किया। एंटर जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और एंटर के बाद प्रवेश करने के अर्थ में तो एटलीस्ट कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। जब एंटर का मतलब हो प्रवेश करना, तब की बात बता रहा हूं। अगर इसका मतलब है प्रवेश करना तो इसके साथ में कोई भी वर्ब हमें लगानी नहीं है, ठीक है, मतलब प्रिपरेशन नहीं लगाना है। इसके बाद देखिए, अ टोटल ऑफ 142 रेजिडेंट्स, मतलब कुल मिलाकर 142 रेजिडेंट्स जो हैं उनको बचाया गया, और रीलोकेट का मतलब दूसरे स्थान पे ले जाके उनको
बसाया गया। रीलोकेट का मतलब है, री का मतलब पुनः, लोकेट करने का मतलब उनकी लोकेशन को चेंज कर दिया गया। तो टोटल की वर्ब है वो वर है, ए टोटल ऑफ 142 रेजिडेंट्स। अब एक्चुअल में टोटल की तो वर्ब होती तो यहाँ पे वो जाना चाहिए था, इसने पूरे इसकी वर्ब मानी है, टोटल ऑफ 142 रेजिडेंट्स। इसका मतलब इतने रेजिडेंट्स को, ये इसकी वर्ब ये है, इसको हटा के ये मानिए कि इसका सब्जेक्ट यही है रेजिडेंट्स, इसकी वर्ब वर रेस्क्यूड है। रीलोकेटेड है, इसमें फिर से वर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वर जो है रेजिडेंट्स के लिए ही है और रेजिडेंट्स ही सब्जेक्ट है रीलोकेट का। तो सब्जेक्ट सेम जब होता है वर्ब सेम ही लगानी होती है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक बार से ही काम चलाया जा सकता है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर कह रहा है सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, मतलब इसके बाद। सब्सिक्वेंटली का मतलब है आफ्टरवर्ड्स। तो इसके बाद में क्या हुआ कि विमेन रेजिडेंट्स ऑफ द होम, जो घर की महिला सदस्य हैं, उन्होंने क्या किया, सेक्सुअल असोल्ट और टॉर्चर के चार्जेस लगाए। उन्होंने कहा कि उनका यौन शोषण हुआ है, उन्होंने कहा कि उनको प्रताड़ित किया गया है। चार्जेस का मतलब आरोप है, किसके खिलाफ, घर के मालिक जुबिन बेबी और उसकी वाइफ मारिया के खिलाफ। पुलिस अरेस्टेड द कपल, और पुलिस ने इन दोनों को, इस कपल को गिरफ्तार कर लिया। तो विमेन रेजिडेंट्स की वर्ब है वो है मेड और पुलिस की वर्ब है वो क्या है, अरेस्टेड। बस और तो कुछ इसमें खास है नहीं, और तो कोई वर्ड भी नहीं आया। अनदर यूनिट रन बाय देम, एक और यूनिट मतलब एक और शाखा इसकी चलाई जा रही थी उनके द्वारा। नियर पुडुचेरी, पुडुचेरी के पास में, उसको क्लोज डाउन, उसको बंद किया गया। एंड ओवर 20 रेजिडेंट्स रेस्क्यूड, और 20 से ज्यादा रेजिडेंट्स को क्या किया गया, रेस्क्यू किया गया। ठीक है। अनदर यूनिट की वर्ब है, उसकी वर्ब तो क्या हो जाएगी, वॉज क्लोज्ड, पैसिव वॉइस है। और चूंकि आगे भी पैसिव है तो यहां पे एक प्रॉब्लम है कि आपको वर्ब तो लगाना चाहिए, क्योंकि वॉज से तो काम चलाया नहीं जा सकता। जब वर्ब डिफरेंट है तो फिर आपको वर्ब लगानी चाहिए। तो ये सेंटेंस अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो उसको गलत ही मान के चलना है। तो यहां पे आएगा रेजिडेंट्स के बाद में वर। फॉलोइंग अप का मतलब है इसके बाद। जब भी आप कहें कि फॉलो अप किया या फॉलोइंग है, इसका मतलब इसके बाद। इसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय आयोग जो है महिलाओं का रिकॉर्डेड टेस्टिमनीज। टेस्टिमनी जो होता है ना, इसको बोलते हैं, टेस्टिमनी जो होता है इसका मतलब यहां पे जो मतलब है वो है डॉक्यूमेंट, सॉरी स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट, बयान। तो कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आयोग है महिलाओं का, उसने दर्ज किए बयान, किसके, जो बचाई गई महिलाएं हैं उनके। विमेन यहाँ पे नाउन है, रेस्क्यूड यहाँ पे एडजेक्टिव है, दैट डिटरमिनर है, और नाउन के पहले ये जो एडजेक्टिव है वो पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म में दे रखा है। तो जिन महिलाओं को बचाया गया था उनके बयान दर्ज किए, उनके बयान रिकॉर्ड किए। एंड द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन हैंडेड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, और ये जो जांच पड़ताल है उसको सौंप दिया गया CBCID को। ठीक है, इसको, इसकी जांच पड़ताल सौंप दी गई। इसके आगे देखिए, द अनबु ज्योति आश्रम केस शुड नेवर हैव हैपेंड। अब ये शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, देखो शुड लगाते हो इसका मतलब ऐसा करना चाहिए, और कभी आपसे ये कहे कि शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ऐसा करना चाहिए था। तो यहां पे इसका मतलब है कि अनबु ज्योति आश्रम केस तो कभी घटित होना ही नहीं चाहिए था। गिवन, गिवन एक प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है कंसीडरिंग, इस चीज को देखते हुए। कंसीडरिंग क्या देखते हुए कि द सेफ्टी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम, कि सुरक्षा तंत्र ने प्रोवाइडेड बाय द लॉ, की सुरक्षा व्यवस्था कानून के द्वारा प्रदान की जाती। और रूल्स क्राफ्टेड, रूल्स का मतलब नियम, क्राफ्ट का मतलब बनाना, इसका मतलब है मेक। एनफोर्स का मतलब है लागू करना, तो इसका मतलब है इम्प्लीमेंट। और रूल्स बनाए जाते और इम्प्लीमेंट किए जाते किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। तो ये केस तो कभी होना ही नहीं चाहिए था घटित। गिवन द सेफ्टी मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द लॉ एंड द रूल्स क्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। यदि ऐसा होता तो ठीक है, यदि यहाँ पे सुरक्षा नियम कड़े होते, कानून के द्वारा सुरक्षा नियम जो प्रोवाइड किए गए हैं, और या फिर यूँ कहें कि ये सब चीज़ें तो थी वहाँ पे, तो क्यों हो गया ऐसा, है ना। सेफ्टी मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है कानून के द्वारा, कानून में व्यवस्था है कि यहाँ सुरक्षा मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाया जाएगा, और रूल्स यहाँ बनाए गए हैं, लागू किए गए हैं स्टेट के द्वारा, तो फिर ये कैसे हो गया। ऑल केयर होम शुड बी रजिस्टर्ड, तो कह रहा है सारे के सारे जो केयर होम्स हैं उनको क्या करना चाहिए, रजिस्टर्ड करना चाहिए, उनको पंजीकृत करना चाहिए, पैसिव वॉइस है। एंड पेरियोडिक असेसमेंट्स, पेरियोडिक का मतलब समय समय पर, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, है ना, जांच। असेसमेंट का वैसे सिनोनिम होता है इवैल्यूएशन, और ये होता है समय समय पर। कैरीड आउट, कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, लागू करना। टू अलाउ देम टू कंटिन्यू टू ऑपरेट,
तो सारे जितने भी केयर होम्स हैं उसकी वर्ब तो हो गई शुड बी रजिस्टर्ड, और पेरियोडिक असेसमेंट्स हैं इसकी वर्ब है कैरिड आउट। अब कैरिड आउट से पहले देखो दोबारा से इसने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की है। क्यों नहीं की? क्योंकि ये शुड बी रजिस्टर्ड जो है, शुड बी का प्रयोग हमने पहले कर दिया और आपको पता है कि आगे भी शुड बी ही आना, तो इसने लगाया नहीं। ठीक है, आवश्यकता नहीं है इसकी। तो जितने भी केयर होम्स हैं उनको पंजीकृत किया जाना चाहिए और समय समय पर जांच होनी चाहिए। किसके लिए? कि उनको अलाउ किया जाए। ये दैम जो आ रहा है वो केयर होम्स के लिए आ रहा है, टू कंटिन्यू, कि वो लगातार ऑपरेट कर सकते हैं उसको, इसके लिए। हाउ डिड दिस इंस्टीट्यूशन स्लिप थ्रू द क्रैक्स? ये जो एक दे रखा है स्लिप थ्रू द क्रैक्स, इसका मतलब होता है बच निकलना, एल्यूड होना, बच निकलना, या नेग्लेक्ट, इग्नोर होना। कि कैसे इसकी अनदेखी की गई, कैसे ये बच निकला, कैसे ये नजरों से बच गया, इसको बोलेंगे क्या? स्लिप थ्रू द क्रैक्स। तो कह रहा है कैसे ये संस्थान जो है बच गया, कैसे ये संस्थान को इग्नोर किया गया, कैसे ये नजरों में नहीं आया। लॉज इन द सोशल सेक्टर, जो भी कानून है सामाजिक क्षेत्र में, दैट सर्व पर्सन्स इन डिसएडवांटेजियस सर्कमस्टेंसेज। अब ये कौन सा सेक्टर? ये वो सामाजिक सेक्टर, सॉरी ये वो कानून दैट आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, ये वो कानून जो कि पर्सन्स को सर्व करता है, लोगों की सेवा करता है, लोगों को सर्व करता है। जो लोग कैसी कंडीशन में होते हैं? डिसएडवांटेजियस, मतलब उनको वो सुख सुविधाएं नहीं है जो आम जनता को मिलते हैं, जिनको आवश्यकता होती है सपोर्ट की, उनकी बात कर रहा है। मस्ट लीव नो लूप होल, तो इनको बिल्कुल भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए। लूप होल का मतलब कमजोरी, खामी। नो क्रैक्स, कोई भी क्रैक, क्रैक का मतलब वैसे दरार होती है, इसका मतलब भी खामी मानिए, कोई भी खामी दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड, जिसको कि एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसका कि एक्सप्लॉइट का शोषण होता है, और शोषण का मतलब आप ये समझो कि फायदा उठाना होता है, तो जिसका कि फायदा उठाया जा सके, कैन बी एक्सप्लॉइटेड, पैसिव वॉइस है। तो जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर कानून है जो सर्व करते हैं पर्सन्स को, कौन से पर्सन जो डिसएडवांटेजियस सर्कमस्टेंसेज में होते हैं, उन कानून को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मस्ट दे रखा है तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी खामी, ना ही कोई क्रैक्स जिनको कि एक्सप्लॉइट किया जा सके, जिनका कि फायदा उठाया जा सके। ठीक है, डिसएडवांटेजियस में देखिए ओयूएस लास्ट में दे रखा है, जिन वर्ड्स के एंड में ओयूएस होता है वो सब एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, सर्कमस्टेंसेज है वो नाउन है। ठीक है, और बाकी एक्सप्लॉइट का मतलब है यूज करना ही है, लेकिन फायदा उठाने के सेंस में, क्योंकि एक्सप्लॉइट एक नेगेटिव टोन का वर्ड होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दिस केस सर्टेनली स्पीक्स टू क्रॉनिक नेग्लेक्ट। क्रॉनिक का मतलब होता है काफी लंबे समय तक चलने वाला, एक्सटेंसिव कह दीजिए, बहुत लंबे समय तक चलने वाला, लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला। तो ये जो केस है निश्चित रूप से बताता है, बयां करता है। स्पीक का मतलब यहाँ पे बयां करना है, किसी चीज के बारे में बताना है। तो ये जो केस है वो निश्चित रूप से बताता है किस बारे में? कि आपने बहुत लंबे समय तक नेग्लेक्ट किया है, उपेक्षा की है, इग्नोर किया है इन द सेक्टर, है ना, कि इस क्षेत्र के अंदर बहुत, मतलब ये जो केयर होम्स हैं इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपेक्षा की गई है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। डेस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, डेस्पाइट के साथ में तो खैर ओव लगता ही नहीं है, डेस्पाइट खुद एक प्रेपोजिशन होता है और इसका मतलब क्या होता है? के बावजूद। और डेस्पाइट के बराबर क्या रखा जा सकता है? इन स्पाइट ऑफ रखा जा सकता है। क्या रखा जा सकता है? इन स्पाइट ऑफ। तो ये जो केस है निश्चित रूप से बात करता है कि बहुत ज्यादा उपेक्षा हुई है। क्रॉनिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, नेग्लेक्ट यहाँ पे नाउन है। तो बहुत लंबे समय तक उपेक्षा की गई है सेक्टर की, किसके बावजूद? बार बार में एक्सोर्टेशन के बावजूद। एक्सोर्टेशन क्या होता है? मतलब एक्सोर्टेशन में ये होता है कि आप कन्विंस करते हो, परस्यूएड करते हो, लगातार मनाने का प्रयास करते हो, किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो। पेरियोडिक का मतलब समय समय पर, एंड इवन रेड्स, रेड का मतलब होता है धावा बोलना, है ना, ऑन केयर होम्स टू चेक देयर क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल का मतलब नोट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, दस्तावेज हैं। और याद रखिए कि दस्तावेजों के अर्थ में क्रेडेंशियल्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में ही आता है, तो दिस इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे ये क्रेडेंशियल्स है वो प्लूरल फॉर्म में है। तो ये जो केस है वो निश्चित रूप से बताता है कि बहुत लंबे समय तक उपेक्षा हुई है इस सेक्टर में, इसके बावजूद कि समय समय पर एग्जोर्टेशन भी हुआ है, समय समय पर इनको बताया गया है, बहुत सारी बातें समझाई गई है, और यहाँ तक कि केयर होम्स पर रेड भी डाली गई है ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स क्या किए जा सकें, चेक किए जा सकें। एक्सप्लॉइटेशन इन द सोशल सेक्टर इज पर्टिकुलरली इंटॉलरेबल, कि सामाजिक सेक्टर के अंदर कभी एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है, फायदा उठाने की बात होती है, तो ये इंटॉलरेबल है, असहनीय है। एक्सप्लॉइटेशन की वर्ब है वो इज है, इंटॉलरेबल है वो एडजेक्टिव है, पर्टिकुलरली है वो एडवर्ब है, पर्टिकुलरली मतलब स्पेशली, है ना। इट इज टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वल,
और याद रखिए कि टेंटामाउंट के साथ में हम 2 लगाते हैं, ठीक है, ये देखो 2 लग रखा है। ऐसे ही इक्वल के साथ भी 2 लगाते हैं, तो इक्वल, टेंटामाउंट, सिमिलर, इन सभी का मतलब बराबर होना होता है, और इन्हीं के सभी के साथ में क्या लगाया जाता है, 2। तो इट इज टेंटामाउंट टू अलाउइंग द फेंस टू ईट द क्रॉप। फेंस टू ईट द क्रॉप, फेंस होती है बाड़ जो खेतों में लगाई जाती है, किस लिए, ताकि फसल की सुरक्षा हो सके, और जिसको सुरक्षा के लिए लगाया है वही उस फसल को खा जाए, तो इस कहावत के लिए यूज किया गया है फेंस टू ईट द क्रॉप। तो ये वैसा ही है कि जैसे एक फेंस जो है, बाड़ जो है, वही फसल को खा जाए, वही फसल को चट कर जाए। इसका मतलब सामाजिक सेक्टर जो है वहां तो कम से कम एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सेक्टर में तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि यहाँ तो सब सुरक्षित हैं। अगर यहीं ऐसा होने लग जाएगा तो ये बराबर है उसी तरीके से जैसे कि फेंस जो है वो क्रॉप को खा जाए। मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, निरीक्षण है ना, इन द सेक्टर, इस सेक्टर में नीड टू बी फुल प्रूफ। फुल प्रूफ का मतलब है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, कोई खामी नहीं होनी चाहिए। याद रखिए हम लोग जनरली फुल प्रूफ, किसी को हो सकता है नहीं पता हो, फुल प्रूफ की स्पेलिंग हम सोचें कि FULL होती है, नहीं, फुल प्रूफ होता है, FOOL का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन इन द सेक्टर, कि मॉनिटरिंग और सुपरविजन जो है इस सेक्टर के अंदर नीड टू बी फुल प्रूफ, इसको आवश्यकता है फुल प्रूफ करने की, एंड करप्शन फ्री, और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की आवश्यकता है। Not only should authorities document every last flagrant violation at the ashram, but also make an example of it. तो not only, ना केवल authorities जो हैं उनको डॉक्यूमेंट एवरी लास्ट फ्लैग्रेंट वायलेशन, इस डॉक्यूमेंट का मतलब है रिकॉर्ड करना चाहिए, पूरा दस्तावेजों को तैयार करना चाहिए। और नॉट ओनली से स्टार्ट है तो निश्चित रूप से देखिए इन्वर्जन लगेगा, इन्वर्जन लगेगा मतलब वर्ब पहले है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट दे रखा है। तो ना केवल अधिकारियों को जितने भी पिछले जो सरेआम या फिर स्पष्ट रूप से जो वायलेशन हुए हैं, उल्लंघन हुए हैं आश्रम में, उन सभी का रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए, बल्कि एक काम और करना चाहिए कि इसका एक उदाहरण सेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो ठीक है, पिछले सब घटनाओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, लेकिन आपको एक उदाहरण भी सेट करना है। क्या उदाहरण सेट करना है? टू सर्व एज ए क्रशिंग डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है रोकने वाला, जो किसी चीज को रोके, जो किसी चीज को हतोत्साहित करे, डिस्करेज करे। तो ये तो हो गया डिस्करेजिंग, ठीक है। और ये जो है क्रशिंग, इसका मतलब होता है सीवियर, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और किस लिए उदाहरण सेट करना है कि भाई आप एक ऐसा स्टेप उठाओ जो कि एक प्रकार से इतना सख्त रूप से डिटरेंट हो, रोकने वाला हो, टू एनीवन, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, हु माइट टॉय विद, टॉय का वैसे खिलौना होता है, यहाँ पे माइट मॉडल के साथ आ रहा है, तो टॉय यहाँ पे क्या है? वर्ब है। और टॉय जब वर्ब है इसका मतलब खिलवाड़ करना है। खिलौने से क्या करते हैं? हम खेलते हैं, तो ये खेलना है, छेड़छाड़ करना है, खिलवाड़ करना है। तो कोई व्यक्ति, माइट है वो रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी के लिए आता है, दूर की संभावना के लिए आता है। तो कोई भी व्यक्ति जो ऐसा सोचे कि मैं विचार भी लेकर आए मन में, अब्यूजिंग दोज हु सीक सेंचुरी, जिन व्यक्तियों को, सीक मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना, जो लोग डिमांड करते हैं, जिनकी चाहत होती है कि उनको सेंचुरी मिले, सेंचुरी का मतलब शेल्टर मिले। वैसे सेंचुरी अभ्यारण्य होता है, अभ्यारण्य में भी जीव जंतुओं को संरक्षण ही मिलता है। तो जिनको आवश्यकता है कि उनको शेल्टर मिले, उनको अगर आप अब्यूज करना चाहते हो, उन चीज़ों को मतलब आप कहें कि उनका शोषण करने की किसी के मन में विचार भी आए, तो वो कांप उठे कि भाई ये मैंने गलत कर दिया। इस प्रकार का उदाहरण सेट करना चाहिए। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।